हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई, नीट और बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब किसी हाइट, अर्थ सरफेस से किसी हाइट के ऊपर यदि कोई बॉडी है तो उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आएगा वो हम देखने वाले हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, कब किस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े हम, उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। वेरिएशन in gravitational acceleration due to altitude। एल्टीट्यूड जिन लोगों को वर्ड समझ में नहीं आ रहा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है अर्थ सरफेस से किसी हाइट के ऊपर, है ना। हाइट पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाली जाती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बार चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो चार चीज़ों से आते हैं, चार कारणों से आ सकते हैं। उसके चार रीज़न हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? पहला एल्टीट्यूड, दूसरा डेप्थ, तीसरा क्या हो सकता है, शेप, और चौथा क्या हो सकता है, रोटेशन एट द एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर चार चीज़ों की वजह से चेंजेस आते हैं। एक हो गया एल्टीट्यूड, दूसरा हो गया शेप, दूसरा हो गया क्या, डेप्थ, तीसरा हो गया शेप, और चौथा क्या हो गया, रोटेशन अबाउट एक्सिस अर्थ के एक्सिस के अबाउट रोटेशन के कारण उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज आता है। तो ये आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर द चेंज इन और वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। या तो चारों ही ऑप्शन में होंगे, तीन ऑप्शन में होंगे तो ऑल ऑफ द अबव लग जाएगा, या कोई दो ऑप्शन में होगा, एक होगा, तो वो आपको देखना है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए हम डिस्कशन करने वाले हैं किसका, एल्टीट्यूड वाला। तो एल्टीट्यूड वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अर्थ, यानी कि हम बना लेते हैं धरती माता। हमने बनानी धरती माता, और ये जो धरती माता है इनकी जो रेडियस है वो है आर, है ना। सर धरती माता की भी रेडियस होती है? अरे होती है भाई। कितनी है, आर, और हम सब जानते हैं कि ये क्या है, स्फेरिकल। तो ये है स्फेरिकल, ठीक है। और इसका जो मास है, मास धरती माता का वो कितना है, कैपिटल एम। तो हम लिख लेते हैं लेट मास ऑफ अर्थ कितना है, कैपिटल एम, और रेडियस ऑफ अर्थ वो है कितनी, कैपिटल आर। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस अर्थ के किसी सरफेस के, अर्थ की सरफेस पर कोई पॉइंट है ए और इस पर कोई मास रखा है एम, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, तो लेट अ पॉइंट ए एट द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर कोई पॉइंट है ए जिसका मास है स्मॉल एम है। तो हम क्या करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो निकाल लेते हैं इस पर। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अगर हम वैल्यू लिखें तो कितनी लिखी जाएगी, G=gm/r²। मेरे हिसाब से इसको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर बच्चों को दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चे जिनको दिक्कत आ सकती है कि मैंने डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखी, तो भैया देखो, जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दो मासेस के बीच में, है ना। ये जो अर्थ है इसका मास है कैपिटल एम, और ये पॉइंट का मास मान लो स्मॉल एम, मान लो एम ए लिख लो। तो F बराबर कितना हो जाता है, Gm, और ये स्मॉल m अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r²। अब क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, न्यूटन सेकंड लॉ पता है ना। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि F = ma। अब यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा।
और ये किस पॉइंट की बात हो रही है, स्मॉल वाले पॉइंट की बात हो रही है, ए पॉइंट की बात हो रही है, तो एम जी आ जाएगा। तो जी पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ बाय एम। तो यहाँ से ये फॉर्मूले को मैं क्या बना सकता हूँ, ये एफ और ये छोटा वाला एम बराबर क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, जी के बराबर। तो अब मेरे समझ में ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये जो डायरेक्ट वैल्यू है ये कैसे लिख दी। तो मैं इसको, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला वैल्यू है उसको ही यूज़ करके यहाँ से लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए साहब, ये तो बात हो गई कौन से पॉइंट की, ए पॉइंट की। अब हम पहुँचे कहाँ पर, बी पॉइंट के ऊपर। तो चलो साहब बी पॉइंट पर पहुँचते हैं। अब तो हम कोई पॉइंट कंसीडर कर ले। पहले हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये बी। पेन चेंज करता हूँ यार, ये ग्रीन कलर आ रहा है बार बार। तो ये पॉइंट कंसीडर किया हमने बी, और ये डिस्टेंस हो गई कितनी, एच, और इस पॉइंट बी का मास भी कितना है, एम ही है ना। तो अब जो टोटल डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, ओ पॉइंट से लेकर और बी पॉइंट तक, वो कितनी हो गई, आर प्लस एच। ये बात समझ में आ गई सबको भाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सरफेस तक की कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल एच। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, आर प्लस एच। ठीक है, तो क्या किया हमने एक पॉइंट कंसिडर किया बी, कितने डिस्टेंस पर, अर्थ सरफेस से एच डिस्टेंस पर, जिसका मास है कोई मास है एम, स्मॉल एम मास है। तो अब इस बी पॉइंट पर अर्थ की वजह से हम क्या निकालने वाले हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि कितना आने वाला है वो हम देखने वाले हैं। तो लेट अ पॉइंट बी एट h distance from the earth surface, so net distance between earth center O and B, point B is R plus H। तो R plus H हो गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, इस पर क्या निकाल लेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ज़्यादा कुछ चेंज आने वाला नहीं है। जो ये फार्मूला हमने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में जो फार्मूला लिखा है वहाँ पर जी एम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि अर्थ का मास एम है, जी ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना। और ये आर की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो गई है, आर प्लस एच। तो हम यहाँ क्या चेंज करेंगे फार्मूला में, आर प्लस एच कर देंगे, और वैल्यू जो है कुछ भी बदलेगी उसको हम देखेंगे बाद में। अभी इस फिलहाल के लिए उसको क्या लिख देंगे, हम जी डैश लिख देंगे। तो हमारा जो नया फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी डैश इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन सेकंड। ठीक है साहब। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो जी डैश अपॉन जी, ये क्या लिखा जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, और ये क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन जी एम। तो देखो क्या क्या मरेगा, क्या क्या कटेगा, काट दो, ये जी एम से ये जी एम कट गया, तो मेरे पास इक्वेशन लिख के आ गई जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने कॉमन निकाला, कॉमन किसको निकाला, आर को। तो अंदर आ रहा है और बाहर आके, वो स्क्वायर में तो बाहर आके किसका आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर, और ये पूरा स्क्वायर। तो यहाँ ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा जी, तो अब जो मेरे पास वैल्यू बनी वो क्या बनी, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एच अपॉन आर पावर -2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है साहब। अच्छा, ये जो मैंने ये फॉर्म लिखा, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये जो चीज़ लिखी है इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। क्यों डाल रहे हैं ये बात करेंगे हम आगे। ठीक है, ये काम आने वाली है हमारे, तो इसको हम देखेंगे आगे। तो मैंने कहा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन।
नोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन का, वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 2, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर ये ऐसे चलेगा माइनस एन प्लस 1 एन प्लस 2 ओवर फैक्टोरियल 3, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टर्म लिखा है एच अपॉन आर, ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, एक्स की तरह, और माइनस एन की जगह क्या आ जाएगा -2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए अगर मैं ये वैल्यूज़ लिखूँ तो 1 प्लस एच अपॉन आर -2, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस, ये कितना लिखा जाएगा एन एक्स, एन कितना है 2 और एक्स कितना है हमारा h/r, तो ये हो जाएगा h/r प्लस यहाँ पर क्या आएगा n कितना है -2 है ना, माइनस, तो ये सिर्फ n लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 कैसे खोलते हैं, 2 इंटू 1 इंटू, है ना, 3 है तो 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से खुलता है फैक्टोरियल। और x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा h अपॉन आर स्क्वायर, और इस तरह से टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है साहब। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि h की वैल्यू r के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, कंडीशन लगा लेते हैं हम। क्या कंडीशन लगाई हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन इफ h इज़ लेस देन r। तो यदि h r से बहुत छोटा है, यदि h जो है वो r से बहुत छोटा है तो क्या होगा, देखो हमने कहा यदि h r से बहुत छोटा है तो h अपॉन r जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। तो यानी कि अगर इस चीज़ का स्क्वायर हो जाए, h अपॉन r ऑलरेडी कम है, तो h अपॉन r का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है, और स्मॉल होगी। सिमिलरली h अपॉन r क्यूब जो होगा उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होगी। तो हमारे पास जो ये जो थ्योरम लिखी हुई है ये वाली, इसमें यहाँ पर h अपॉन आर इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर h अपॉन आर का क्यूब है, तो ये जो टर्म्स हैं बहुत छोटे होते जाएंगे, तो बहुत छोटे होते जाएंगे तो इनको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये जितने भी मेरे टर्म्स आएंगे इनको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो नेगलेक्ट द हायर टर्म्स। हायर टर्म्स का मतलब जिनकी पावर बढ़ती जा रही है, h अपॉन आर स्क्वायर है, h अपॉन आर क्यूब है, जो पावर बढ़ती जा रही है, तो हायर टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल हो गई। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच गया वो क्या बच गया, 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो 1 माइनस 2h अपॉन आर बच गया, और ये तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है। और ये कब वैलिड है, ये वैलिड है जब h की वैल्यू r से बहुत कम है, when h इज़ लेस देन r, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये हमने जो बॉक्स में बंद किया है, ब्लू कलर का जो बॉक्स है उसमें जो बंद किया है, मैंने कहा इसको बंद करते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। तो ये कब यूज़ करें, इसका भी हम यूज़ करेंगे, कब करेंगे, जब h और r आपस में क्या हो, कंपेरेबल हो। ये कब यूज़ कर रहे हैं, जब h की वैल्यू बहुत कम है r के कंपेरिजन में, यानी कि r तो है मान लो 10 किलोमीटर और h है 10 सेंटीमीटर, तो उस केस में h जो हो गया वो छोटा हो गया r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, तो वो तब उस केस में हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया। और अगर दोनों कंपेरेबल है का मतलब है यदि r की वैल्यू 10 किलोमीटर और h की वैल्यू है 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यानी कि सेम यूनिट्स के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो वो वैल्यू क्या है, कंपेरेबल है। और कंपेरेबल है तो हम उस केस में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला जो हमने ब्लू बॉक्स में बंद किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इफ़ h and r are कंपेरेबल, h और r कंपेरेबल है, तो उस केस में हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर, ठीक। तो ये दोनों के अलग अलग यूज़ हो गए। इसका यूज़ कब है, जब h लेस देन r है, और जब कंपेरेबल है तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखें कि यदि ग्राफ बनाया जाए h डिस्टेंस के बीच में, यानी कि हमें कह दिया जाए कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है
और जो डिस्टेंस है उसके बीच में क्या ग्राफ बनेगा। डिस्टेंस कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। तो देखो भाई डिस्टेंस कितनी होगी, मान लेते हैं यहाँ से वेरी कर रही है डिस्टेंस, हमारी यहाँ से चल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक r प्लस एच है, ये पास आएगा ये दूर जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये h की वैल्यू को कम करोगे तो कम हो जाएगी, h की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि r प्लस एच जो है वो किसी वेरिएबल क्वांटिटी r के बराबर है। ठीक है, लेट r प्लस एच इक्वल्स टू r क्या है, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूला के अंदर क्या चेंज होगा, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। और मैंने कहा यहाँ पर कि आर प्लस एच किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर, तो इसको हमने लिख दिया जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला आर तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, ये वाला आर है। और ये तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या बना कि ये जो जी डैश है ये इसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल है। यानी कि इनके बीच में यदि कर्व बनाया जाए, इनके बीच में क्या बनाया जाए, कर्व बनाया जाए, तो कर्व हमें कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा हमें हाइपरबोला। कर्व हमें कैसा मिलेगा, हाइपरबोला। ठीक है, कर्व हमें कैसा मिलेगा, यदि इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया जाए, ये हो गया जी डैश और ये हो गया आर, तो यहाँ जो कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाइपरबोला। ठीक, ये कब के लिए है, जब एच जो है एच, ये कब है, जब एल्टीट्यूड्स पर जा रहे हैं, हाइट्स पर जा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास ये किसके बीच में कर्व आ गया, जी डैश ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और आर के बीच में। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, तो उस केस में जो कर्व बनेगा वो इस तरह का बनने वाला है। अच्छा, और क्या पूछा जा सकता है इसमें, एक तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला, एक आ गया ये वाला। अब इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि फ्रैक्शनल चेंज बताओ, है ना। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं ज़रा। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब पूछ लिया जाए, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज आप कैसे निकालने वाले हो, फ्रैक्शनल चेंज तो वो कैसे निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो जी माइनस 2hg अपॉन आर, ऐसा लिखा। अब इसके बाद इनको ट्रांसफ़र करो, तो g माइनस जी डैश, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये कितना आ गया 2hg अपॉन आर। तो ये वैल्यू तो क्या आई, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये तो हुआ डिक्रीज। ठीक है, ये वैल्यू किस क्या लिखी गई, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन बना। अब फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप डिवाइड कर दो, g माइनस जी डैश अपॉन जी, यानी कि ये वाइड जी का, तो ये हो गया 2h अपॉन आर। तो ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज आ गया, ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको h की वैल्यू गिवन है, आपको r की वैल्यू गिवन है, और आपको पूछ लिया कि फ्रैक्शनल चेंज बताइए। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब कितना हो गया, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 2h अपॉन आर की। आपको पूछ लिया कि डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो आपको क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2hg अपॉन आर, जहाँ g की वैल्यू फिक्स होगी, आपको पता है कितनी लेनी है, 9.8 लेनी है। ठीक है, अब परसेंटेज डिक्रीज पूछ लिया, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज पूछ लिया, तो परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज कैसे बताओगे, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज, तो परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज के लिए इसको परसेंटेज में निकाल दो, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, g माइनस जी डैश ओवर जी इंटू 100, 2h अपॉन आर इंटू 100। ये आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, तो एल्टीट्यूड की वजह से जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने जाते हैं तो वहाँ हमारे पास डेरिवेशन के अलावा, डेरिवेशन तो चलो पूछ लिया जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे स्टेट बोर्ड के हो, वहाँ पे ये चीज़ पूछी जा सकती है। बात करें अब नीट की या जेई की, तो वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन निकलते हैं, तो डायरेक्ट एक तो फार्मूला निकल गए, यदि ये कंपेरेबल है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, यदि h की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है r से तो कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ किया जाए, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और
सेंटर से डिस्टेंस के बीच में, तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो वो ग्राफ भी हमने देखा। फिर पूछ लिया कि आपसे डिक्रीज़ कितना होगा, तो डिक्रीज़ कितना होगा 2hg/r होगा। फिर आपसे पूछ लिया कि फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा, तो फ्रैक्शनल चेंज आप ऐसे निकालोगे। फिर आपसे पूछ लिया कि परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा, तो वो कैसे निकालोगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमसे पूछी जा सकती है। डेरिवेशन जो है वो बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोर्ड में आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसानी से, बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं और बहुत ही आसान जो तरीके हैं बहुत ही आसानी से वो सॉल्व भी हो जाते हैं। मेरे हिसाब से उसमें ऐसा कोई अटकने वाली चीज़ नहीं बननी चाहिए। नीट में या जेईई में भी बात करें तो इनके एप्लीकेशंस की, यानी कि इनके फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बार पूछे भी गए। नीट में तो खासकर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इनमें से पूछे जाते हैं कि डिक्रीज़ कितना होगा या फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, क्योंकि डिक्रीज़ और फ्रैक्शनल चेंज में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, आंसर दोनों के दिए हुए होते हैं। स्टूडेंट अटक जाता है कि डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हिंदी में हो गया भिन्न, यानी कि कोई चीज़ रेशो में लिखी हुई है, वो फ्रैक्शनल चेंज हो गया। डिक्रीज़ का मतलब है कि किसी एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी को आप माइनस कर रहे हो, वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कशन किया आज क्या कि वेरिएशन जो हमने देखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में ड्यू टू एल्टीट्यूड, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वेरिएशन आया ग्रेविटेशन में, वो जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, मेरे समझ में आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसमें कहीं आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप अगर देख रहे हैं और आपने अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बदतमीज़ी कर रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखे जा रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। आप लोगों का प्यार जो आपको लाइक्स और शेयर के फॉर्म में हमें मिलता है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है और उन्हीं की वजह से हम इस तरह के वीडियोस बना पाते हैं। अगर वही चीज़ हमारे लिए नहीं करोगे तो फिर हमारे पास भी मोटिवेशन नहीं आता। जैसे आप लोग मांगते रहते हो ना कि सर मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो, वैसे भी हमें आपसे चाहिए मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो। तो ये टेट फॉर टैट है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में हमने देखा किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन एल्टीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसकी वजह से, डेप्थ की वजह से। तो इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।